नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में गोविंदपुरा क्षेत्र से एक ऐसी शख्सियत यहां पर बैठी हुई है जिसे सामाजिक क्षेत्र में कहें, सामाजिक कार्यकर्ता कहें, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, या फिर व्यापारिक क्षेत्र से, या फिर राजनीति के क्षेत्र से, क्या कहें ये तो जनता तय करेगी कि इन्हें क्या कहा जाए। लेकिन इनका नाम हम आपको बता देते हैं, रामबाबू शर्मा। रामबाबू शर्मा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नमस्कार। कार्यक्रम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी, रामबाबू शर्मा जी, आपसे जो ये चर्चा हो रही है, जी, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे आपके क्षेत्र से। आपके क्षेत्र में जो आपका नाम है जी, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, व्यापारी के रूप में, और एक अब राजनीतिज्ञ के रूप में, राजनीतिक पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। जी, इतनी सारी चीज़ें, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपका नाम है। बिल्कुल। तो इतने सारे वर्क, इतने सारे लोगों से जुड़ाव, हर क्षेत्र में जुड़ाव कैसे संभाल पाते हैं आप? देखिए, जो व्यक्ति कर्मठ होता है, क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदार होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कितनी भी कठिन कार्य हों, कितनी भी चुनौतियां हों, और क्षेत्र चाहे जो भी हो, उसको बड़े सहजता और कुशलता से पूर्ण कर लिया जाता है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। बचपन से, बालकाल से ही पिताश्री के सानिध्य में व्यापार में मेहनत करी, उसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में, उसके उपरांत व्यापार जगत की अनेकों संस्थाओं से जुड़ा रहा, और आज गोविंदपुरा विधानसभा में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में लोगों के दिलों में, अगर ये मैं कहूँ कि मेरा एक बहुत ही स्थान सुरक्षित है, आरक्षित है, और लोग मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, और बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं मेरे से उम्र में जो बड़े हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये प्यार, स्नेह आपके क्षेत्र में आपको मिल रहा है, इसे राजनीति में आकर के और एक अच्छे तरीके से सरकार में आकर के, एक किसी राजनीतिक पद पे आकर के बैठने की धारणा आपके मन में कहाँ से उपजी? मैं जब महाविद्यालय में छात्र था, हमीदिया महाविद्यालय में, तो हमको उस समय से छात्र राजनीति में ही थोड़ी रुचि रही, और कालांतर में वह छात्र राजनीति से परिवर्तित होते होते फिर मुझे पार्टी ने बहुत सारे दायित्व दिए। उद्योग प्रकोष्ठ में मैंने काम किया, सांप्रदायिक सौहार्द हमारा सद्भावना एक प्रकोष्ठ है, उसमें मैंने काम किया, और लगभग 15-17 वर्ष पिपलानी ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया, और सौभाग्य से वार्ड 61 था पहले, अब वो वार्ड 64 है, वहाँ से पार्षद के चुनाव लड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जो कि ठाकुर जी की कृपा और उस क्षेत्र के सभी रहवासियों ने इतना प्रेम और स्नेह देकर एक ऐसी सीट से हमें विजय बनाया, जहाँ पहले 10-15 वर्षों तक कोई कांग्रेस वहाँ से कोई चुनाव नहीं जीती थी, और उसके उपरांत 3 चुनाव हो चुके। अभी भी वह स्थान कहीं ना कहीं आज भी हम जीत की राह जो रहे हैं। एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे इस क्षेत्र से संबंधित, कि जैसा कि आपने बताया कि पिताजी के साथ व्यापार में भी मैंने काफ़ी मेहनत की और रुचि ली। तो देखिए, व्यापार में तो पैसे बनते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करने का संकल्प लिया, इसमें पैसे खर्च होते हैं, और व्यापारी बहुत तोल मोल के खर्च करते हैं। तो ये सामंजस्य आपने बिठाया कैसे? दरअसल हमारे ब्लड में या हमारे संस्कार में, हमें विरासत में जो चीज़ मिली वो सेवा परमो धर्मा। तो हमारे पिताश्री भी यही बोलते थे कि बेटा, अपने लिए दुनिया जीती है, किसी और के दुख दर्द में खड़े हो,
किसी और के काम आ सको तो जीवन सफल रहेगा। और उसी ब्रह्म वाक्य को, पितृ वाक्य को जीवन का आधार बनाकर समाज सेवा को अपने जीवन का एक राह प्रकल्प के रूप में चुनी। और मुझे आज कहते हुए बहुत गर्व है कि पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे भोपाल में सामाजिक क्षेत्र में कहीं भी जब नाम लिया जाता है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इस आदमी से एक सेवक का और कार्यकर्ता का नाम बड़े सम्मान और बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। मैं इसका श्रेय पूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर को देता हूँ, भगवान कृष्ण को देता हूँ, जिनसे कर्म करने की शिक्षा हमने प्राप्त करी, और अपने माँ बाप को देता हूँ जिन्होंने सेवा भाव मन में जागृत किया। उसी भाव और उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाया। और रहा सवाल उसके जरिए राजनीति का, तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी कभी नहीं रहा और इनफैक्ट आज भी नहीं हूँ। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि यदि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र विगत एक लंबे अरसे से कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी उस क्षेत्र को या उस सीट को खोती आ रही है, तो क्यों ना उसके विकल्प के रूप में एक अवसर प्रदान किया जाए, जिससे कि हम समाज सेवा का जो हमारे अंदर एक भाव है, एक दिल में जो जज्बात हैं, एक भावनाएं हैं, उनको और अधिक बेहतर तरीके से उस पद पर रहकर जनता की सेवा कर सकें। जी, जैसा कि पहले ही हमने बताया है अपने दर्शकों को कि आपके परिचय के समय ही कि आप सामाजिक क्षेत्र से भी हैं, व्यापारिक क्षेत्र से भी हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में आपकी काफ़ी रुचि है, सभी लोग आपको जानते हैं। ऐसे में अगर जो कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और विधानसभा क्षेत्र जो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र है, लंबे अरसे से कांग्रेस अपनी सीट के लिए तरसती है, तो अगर जो आपको इस टिकट मिल जाता है तो ये एक तरह से जीत के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, ये सारी चीज़ इन सभी लोगों के बीच आप रहे हैं तो सबके दुख दर्द को आप समझे होंगे, सामाजिक क्षेत्र में रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से भी आप काफ़ी जागरूक हैं, लोगों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, कराते हैं, भाग लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं जिनको आप अपने दिल में बिठाए हुए हैं कि इन मुद्दों को सॉल्व और पार्टियां नहीं कर सकती और नेता नहीं कर सकते, हम अगर जो आएँ, हम अगर जो आ जाते हैं, हमें जनता चुन लेती है तो हम वो कर दिखाएंगे। वो प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं? एक तो आपने बीच में जो बात कही कि आपको अगर टिकट पार्टी देती है तो जीत की संभावनाएं अधिक होती हैं। इस विषय में मैं चूंकि बहुत ही ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ और साथ में आशावादी भी हूँ, तो इसमें हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विदेहात। तो हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस माने जिसमें ये टिकट का मुद्दा आता है, हार और जीत, ये सारी जो चीजें हैं ये विधाता ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हुई हैं, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। किंतु ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से तमाम वह श्रोता व दर्शक जो घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं और मेरे क्षेत्र के लोग भी जो देख रहे हैं कि अगर ये अवसर यदि मिलता है तो एक बेहतर गोविंदपुरा विधानसभा में अभी तक जैसा चुनाव नहीं हुआ वो चुनाव होगा और ईश्वर की कृपा से चुनाव एकदम समानांतर आकर ऐसे खड़ा होगा जिसमें भाग्य की चीज को मैं प्राथमिकता हमेशा देता हूं कर्म के साथ साथ कि कर्म आप कितने ही सशक्त रूप से कर लीजिए, अगर भाग्य आपका साथ देता है तो ही सफलता वर्ण होती है। बिल्कुल, तो निश्चित ही कर्म पे हमें अपना पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है और कर्म के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो काम करेंगे। रहा सवाल दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि अगर आपको गोविंदपुरा से अवसर मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा घराने का प्रतिनिधित्व तो पिछले 45-50 वर्षों से रहा जो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, किंतु आज अगर पूरे क्षेत्र का हम अवलोकन करते हैं तो उसमें उस आधार पे अभी तक कोई बहुत ज्यादा विकसित होना था
गोविंदपुरा विधानसभा एक मॉडल के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जाननी चाहिए थी, किंतु वैसा कुछ भी दूर तक देखने को नहीं मिला। रहा सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो मेरे संज्ञान में जहां तक है, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो हमारे युवा वर्ग के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा युवा, हमारी छोटी बहनें, हमारे छोटे भाई सब कहीं ना कहीं इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और इतने अच्छे उच्च स्तर पर शिक्षा लेकर भी आज रोजगार के लिए परेशान है। उस दिशा में कार्य करने के प्रति संकल्पित रहूंगा। और एक बड़ा मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। अपनी गाड़ी कमाई से व्यक्ति किसी अमुक कॉलोनी में प्लॉट लेता है, मकान लेता है, और धीरे से नगर निगम और सरकार उसको कह देती है साहब ये तो अवैध कॉलोनी है, और अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहां किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं होते हैं। लगभग गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में आज 35 से 40% कॉलोनियां इस तरह की, और संख्या में अगर हम देखें तो मोरलेस लगभग 700 कॉलोनियां इस तरह की हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि उन तमाम कॉलोनियों में उन्हें एक नगर निगम से मान्यता दिलवाई जाए और सरकार से मान्यता दिलवाई जाए कि सारे विकास कार्य जो सब आम जनता को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वह वहां पर भी मुहैया हो। ये हमारी प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो किसी प्रकार का कोई बड़ा आईटी सेक्टर या बहुत बड़ा कोई सरकारी अस्पताल हमारे क्षेत्र में, अगर हम एम्स को छोड़ दें, एम्स चूंकि केंद्र सरकार की देन है और उसमें पूरे मध्य प्रदेश के लोग अपना अधिकार समझते हैं और समझना भी चाहिए। गोविंदपुरा वासियों के लिए, जैसे नए भोपाल की हम बात करते हैं तो वहाँ काटजू अस्पताल है, जयप्रकाश नारायण जेपी अस्पताल है। पुराने भोपाल की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे गैस राहत का बहुत बड़ा अस्पताल है। इसके बाद हमीदिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन गोविंदपुरा विधानसभा में आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक 100 बिस्तर का सरकारी अस्पताल 50 वर्षों से एक परिवार और एक पार्टी के व्यक्ति के शासन के उपरांत नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है। इसको भी कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकता रहेगी। और यदि हम बात करें, चूंकि मैं एक कैटरिंग और टेंट का मेरा व्यवसाय है और बीएचईएल व्यापारी महासंघ के पद पे अभी कुछ महीनों पहले तक भी मैं रहा हूं, तो बीएचईएल के जितने मेरे दुकानदार भाई हैं, आज बीएचईएल के एग्रीमेंट नहीं हो रहे हमारे दुकानों के, तो बीएचईएल के दुकानदार हों या भोपाल के व्यापारी भाई हों, उन सब के लिए व्यापार हित की लड़ाई लड़ना वो भी हमारी प्राथमिकता में सम्मिलित रहेगा। जी, लेकिन एक क्षेत्र की प्राथमिकता आपने थोड़ा सा छोड़ दिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपकी काफी पकड़ है और उसमें रुचि रखते हैं। निश्चित ही तो आपकी बात, आपने मेरे पसंदीदा विषय को स्पर्श किया है। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में मेरी गहन रुचि है और मेरी संस्था है श्रमश्री सेवा संस्था समिति। उसके माध्यम से, चूंकि हमारा गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र श्रमिक बाहुल क्षेत्र है और बीएचईएल में मजदूरों का एक बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा यहाँ पर जुड़ा रहा है। एक समय में भेल में 22 से 24 हजार कर्मचारी हुआ करते थे। तब से मन में भाव था कि हम कर्मचारी बाहुल क्षेत्र में हैं, तो श्रमिक दिवस पर, मजदूर दिवस पे हम 1 मई को सोनागिरी पेट्रोल पंप चौराहे पे एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। विश्वकर्मा पूजन का भी हम लोग मिलकर श्रमश्री संस्था की ओर से सेलिब्रेशन करते हैं। और मजदूरों के लिए समय समय पर जो बन जाए, मजदूरों के प्रतिनिधि के लिए, मजदूरों के लिए जो अच्छा काम जो व्यक्ति कर रहे हैं, जो संस्थाएं कर रही हैं, उन्हें अपने मंच के माध्यम से फोरम देते हैं, सम्मानित करते हैं। इसके अतिरिक्त कला और गीत संगीत की आपने बात करी, तो हमारे श्रमश्री सेवा संस्था के माध्यम से और मिलन म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से हम मुकेश नाइट, लता नाइट, महेंद्र कपूर नाइट, रफ़ी नाइट, इस तरीके के आयोजन और देवी जागरण, भगवत जागरण, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम दिसंबर माह के अंत में हमारा फिक्स है कि एक बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत हरि कथा का हम आयोजन करते हैं। तो कला संस्कृति के क्षेत्र में ये आयोजन तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है जीवन का, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है
जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को हम मंच प्रदान कर पाएं और उन्हें झीलों की नगरी भोपाल से माया नगरी मुंबई तक का कहीं सफर तय करा पाएं, तो हम उसमें सफल अपने आप को मानेंगे। जी बिल्कुल, ये चीज़ें होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि जो भी आपने मुद्दे बताए हैं, अगर समाज को देखा जाए तो समाज में विभिन्न स्तर, आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति किसी की काफ़ी अच्छी है, किसी की मध्यम है और किसी की निम्न है। तो निम्न स्तर के आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए आपके क्या सपने हैं, क्या बुने हुए हैं कि अगर जो आप को टिकट मिलता है, आप जीत जाते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? हालांकि वादे तो सभी करते हैं, लेकिन आपसे हमारी उम्मीदें यही हैं और सबकी भी उम्मीदें हैं, उन गरीबों को भी उम्मीदें होंगी। अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ विशेष करेंगे, वो विशेष क्या है? देवेंद्र जी, बहुत ही धन्यवाद दूंगा मैं आपको। आपने जो एक हृदय स्पर्शी प्रश्न मुझसे पूछा है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। आई वॉज स्टार्टेड अवर कैरियर एज ए कुक। मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत एक हलवाई के रूप में, एक कुक के रूप में करी और बर्तन फिर खरीदे तो साधन नहीं था ट्रांसपोर्टिंग का, तो एक हाथ ठेला लिया, तो पहले कुकिंग, फिर हाथ ठेला चलाया, साइकिल के ऊपर चाय पत्ती भी बेची है। बहुत सारे संघर्षों से, बहुत गरीबी देखकर मैं स्वयं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो मेरे जैसे हजारों हजार हमारे क्षेत्र के भाई बहन हैं जो कि किसी जद्दोजहद से अपने जीवन का यापन कर पा रहे हैं, उन सबके लिए रोजगार के प्रॉपर साधन मुहैया करवाना, ये मैं पहले ही अपने वाक्य में बोल चुका हूँ, वो मेरी प्राथमिकता में शुमार रहेगा। और सबसे बड़ी बात है साहब, सरकारी योजनाएं इतनी होती हैं लेकिन वो कागज पे ही समेट के रह जाती हैं। उन सरकारी योजनाओं का यदि आपके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मुझे अवसर मिलता है, तो सारी की सारी योजनाएं जिन गरीब भाई बहनों के लिए बन रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवासीय योजनाएं हों, चाहे वह सड़क योजना हो, चाहे वह अन्न धन की योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं हों, उनका समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारा दायित्व रहेगा। वादों में मैं कतई विश्वास नहीं करता, जैसा आपने भी बोला, वो नेतागिरी के शब्द होते हैं, वो राजनीति के शब्द होते हैं। हम इन कार्यों के प्रति संकल्पित रहेंगे, क्योंकि जो राह में छूट जाए, ऐसा कोई विकल्प होना नहीं चाहिए जीवन में। जो रास्ते में आप छोड़ दो, तोड़ दो, ऐसा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए जीवन में। आप कोई विकल्प चुनते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो उसके प्रति आपको तन मन धन स्वयं अपने आप को समर्पित करके उन लोगों के प्रति उस लक्ष्य को आपको पहुंचाना आपका दायित्व होता है। और उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का मेरा प्रयास रहेगा। वादा ना मैंने आज तक कभी जीवन में किसी से किया और ना मैं कोई वादा करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है वादा जो होता है वो सिर्फ लगता है लगभग की दिखावा है या झूठे लोग करते हैं। एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कभी वादों में विश्वास नहीं करेगा, वो जो करने में विश्वास करेगा। जो सामने आया, जो प्रॉब्लम कि हम क्या कर सकते हैं उस वक्त उस व्यक्ति के लिए, वो हम करें। जो हमारी क्षमता है वो हम करें, और जिसको उस चीज की दरकार है, उसको जरूरत है, जो नीडी पर्सन है, उसकी उस समय पे हम मदद कर पाए। समाज में जैसे कि अगर जो घूमा जाए और देखा जाता है तो जो निम्न तबके के लोग हैं, उनके बाद भी एक अन्य वर्ग है जिसे घुमंतु कहते हैं हिंदी में। अगर जो घुमंतु प्रजाति उन्हें कहें तो वो इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, न ही कोई रहने का ठिकाना, न उनका घर, एक टेंट, मैले कुचैले वस्त्र उनकी पहचान है। उनको देख करके लगता है कि ये भारत की ये कौन सी तस्वीर है। उनको देख करके लगता है कि इनके लिए क्या सरकारें हैं, क्या इनके लिए कुछ योजनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि आप अगर जो आपको कुछ करने का मौका मिला, कुछ आपको टिकट मिला, आप जीत करके गए, तो
इनके बारे में आपने क्या सोच रखा है? मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है और ये सांसद स्तर का प्रश्न है, ये किसी बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री स्तर का प्रश्न है। किंतु ये सिर्फ बोल देने और कह देने से मैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला कतई नहीं झाड़ रहा हूँ और न झाड़ूंगा। हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में ईश्वर की बहुत असीम कृपा है कि जिस पर्टिकुलर वर्ग की आप बात कर रहे हैं उस वर्ग विशेष का प्राय शून्य है स्थान। किंतु उसके बावजूद भी यदि हमारे भाई बहन जिन्हें हम बंजारा की श्रेणी दे लें, जिन्हें भूमंतु की कह लें, जो आपके अनुसार है, वो अगर एक परिवार हो या 100 परिवार हो, उनको एक स्थान सुरक्षित रहने के लिए जिसमें धूप ताप और बरसात से वे बच सकें, 2 वक्त की रोटी, सादा दाल चावल रोटी जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो कुल मिला के देखिए प्राथमिकताओं की जब बात करते हैं तो वो किसी के भी लिए, वो भूमंतु हो, वो बंजारा प्रजाति हो, गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बिल्कुल ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और ये प्राथमिक आवश्यकताएं यदि किसी भी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक भी नहीं पहुंच पा रही है तो उसके लिए कहीं हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। हम जो जिम्मेदार लोग बनते हैं अपने आप में, हम जिम्मेदार हैं। और मैं जिम्मेदार पूर्वक बयान देता हूं आपको कि ये जो पीड़ा है, जो पीर है, इसका अब अंत होगा। कि हो गई है, दुष्यंत कुमार त्यागी जी का एक बहुत सुंदर सा शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए और अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है हालत सूरत बदलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर आग लगना चाहिए। और वो आग समाज के कार्यों की होगी, वो आग गरीबों के उत्थान की होगी, वो आग व्यापारियों की समस्याओं को निजात दिलाने की होगी, वो आग एक आम व्यक्ति को सारी वह सुविधाएं जो प्राथमिकता से मिलनी चाहिए उनको दिलाने की होगी। वह आग गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास की होगी। वह आग गोविंदपुरा विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में प्रस्तुत करने की होगी, जो 50 वर्षों से एक पार्टी के लोग, एक घराने के लोग नहीं कर पाए, उसको आगे बढ़ाने की, उसको विकसित करने की, उसको स्थापित करने की आग होगी। और मुझे खुशी है कि उस आग की मसाल लेने के लिए यदि पार्टी योग्य समझेगी तो मैं उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसे स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जैसे कि बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं कि आपको अगर टिकट मिला, अगर बात आती है जी, हर प्रश्न में अगर मगर, और इसी अगर मगर के चक्कर में पिछले विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलते मिलते रह गया, ये कहा जा सकता है। तो इसके लिए क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या इस बार टिकट के प्रयास में हैं? मिलते मिलते रह गया नहीं कहूँगा, ये टिकट जेब में रखी और ये इस तरीके से निकल गए लास्ट मोमेंट पे बाहर गिर गए। देखिए मैं आपको इसमें स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। माँ कभी गलत नहीं कर सकती, ये संसार का एक सार्वभौमिक और यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये नियम है। तो मैं दिल्ली में था, माननीय हमारे वर्तमान हम जिनको अभी भी मुख्यमंत्री मानते हैं, हमारे नेता कमलनाथ जी, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी, आपने मुझे आदेशित किया कि राम बाबू जी जाइए और आप पूरे क्षेत्र में मेहनत करिए और आपको आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका में रहना है, लड़ना है। तो हम वहाँ से चले आए, हमने पूरी मेहनत करी। किंतु पार्टी की अपनी 50 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, 50 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, 50 तरह के प्रेशर होते हैं। क्या व्यवस्थाएं रहीं, क्या व्यवस्थाएं रहीं, क्या मजबूरियां रहीं, किस वजह से निर्णय चेंज करना पड़ा, ये तो हमारे आला कमान ही इसका उत्तर दे सकते हैं। किंतु मैं उसमें उस वक्त भी मेरे से मीडिया ने अनेकों प्रश्न करे, मेरे मुंह से कुछ निकलवाना भी चाहा, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि जो हमारे
ऊपर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जी। माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके कमलनाथ जी से लेके दिग्विजय सिंह जी से लेके हमारे सुरेश पचौरी जी से लेके जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सब इस विषय में हमसे ज्यादा बेहतर सोचते हैं। हो सकता है उनको जो जिस कैंडिडेट को टिकट दी वह हमसे ज्यादा उनको बेहतर लगा होगा, तो वो निर्णय उन्होंने लिया। मैं उस निर्णय को कतई गलत नहीं ठहराता। समय के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं, किंतु आज जो परिप्रेक्ष्य है और आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये बात तय है कि गोविंदपुरा विधानसभा जो क्षेत्र है जी। वहां पे एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो एक राजनीतिक चेहरा तो हो बिल्कुल, किंतु साथ साथ एक आम व्यक्ति, आम परिवार, आम गृहिणी, आम घर में उसकी पहुंच किचन तक होना चाहिए। उसके रिश्ते ऐसे होने चाहिए जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरे काका हैं, ये मेरी चाची है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी नानी है। एक रिलेशन, एक रिश्तों पे आधारित व्यक्ति जब वो चुनाव उस क्षेत्र से लड़ेगा तो निश्चित ही इतिहास बदलेगा। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम निरंतर उस सीट को अगर हारते आ रहे हैं तो वह हम अभी भी हारेंगे। पार्टी अगर अवसर देगी तो उसमें पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। उसका कारण भी है जी। कारण ये कि जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो आम नागरिक हैं जी, एक और यहाँ तक भी कहा जाता है जी, यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी आपको ज्यादा लाइक करते हैं। निश्चित क्यों नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, चाहे बीजेपी में भी जो लोग हैं वह भी हमारे आपके जैसे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे लोग हैं, हमारे इंसान हम जैसे ही है ना, एक सामान्य व्यक्ति हैं। जी, जी। तो आप जब व्यक्ति आपकी कार्यशैली को देखेगा, आपके समाज के प्रति समर्पण को देखेगा, आपके आयोजनों को देखेगा, बचपन से 50 वर्षों से आप उस क्षेत्र में रह रहे हो, आपकी सक्रियता, आपकी क्रियाशीलता, आपका बात, आपका व्यवहार, आपका आचरण, इन सारी चीजों पर जब अध्ययन करेगा तो वो सहज रूप से अनायास आपकी ओर आकृष्ट होगा और आपसे जुड़ेगा। और एक अच्छे व्यक्ति को हर व्यक्ति एक प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहता है, एक अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि में। ऐसा था तभी तो एक बार पार्षद हम उस क्षेत्र से बने जो एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल। अगर वो सपोर्ट हमें नहीं मिलता तो हम पार्षद भी नहीं बन पाते। तो निश्चित है आज अगर पार्टी विश्वास दिखाती है और विधायक का टिकट देती है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की उस मिथक को, उस मिथ्या जो एक वो चला आ रहा है मिथक, उसको तोड़ने के में हम सफल होंगे। और मैं दूसरी बात जो कहने जा रहा था जी। वो ये थी कि अभी वहाँ का जो वातावरण और वहाँ के जो लोग हैं ना, वो भी त्रस्त हो गए एक प्रकार से जी। वो खुद चाहते हैं। उस पर फिर मुझे दुष्यंत कुमार त्यागी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, और अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब यहाँ के कमल मुरझाने लगे हैं। वाह, क्या बात है। ये इन पंक्तियों के साथ ही इस खास मुलाकात का समय समाप्त हो रहा है। हम इस खास मुलाकात को और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन समय की पाबंदियां ऐसी हैं कि हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने बारे में और अपनी भावनाओं के बारे में लोगों को बताया। देवेंद्र जी, आपका धन्यवाद, न्यूज़ अवर्स का धन्यवाद, और तमाम वह लोग जो दर्शक के रूप में मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सब के प्रति मैं बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी। तो ये थे रामबाबू शर्मा जी। रामबाबू शर्मा जो कि गोविंदपुरा क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से कहें या फिर वही व्यापारिक क्षेत्र से कहें, सांस्कृतिक क्षेत्र से कहें, लेकिन अब राजनीति में उतर रहे हैं। और पिछली बार तो किसी कारणवश कांग्रेस से टिकट इनका कट गया, नहीं मिला, लेकिन इस बार न्यूज़ार की शुभकामनाएं इनके साथ हैं, इन्हें टिकट मिले और क्षेत्र की जनता की सेवा करने का एक अवसर मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।